नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 11 में आज हम लीनियर इक्वेशन को लेकर बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो अपन बात करेंगे वो लीनियर इक्वेशंस, अर्थात आपके पास में जो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स होती है उसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन आपने देखी थी डिटरमिनेंट की, कि उसकी सहायता से आपके पास में जो भी ट्राइंगल है या फिर तीन बिंदुओं के सारे होने की कंडीशन है या दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकाला था। अब जो उसका सेकंड एप्लीकेशन है वो आपके पास में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर आपके पास में रैखिक समीकरण निकाय होता है उसका हल अपन ज्ञात कर सकते हैं। सारणिक विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और आव्यूह विधि अर्थात मैट्रिक्स मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अपन सीखेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसके बाद में अपन बात करेंगे मैट्रिक्स थ्योरी से। ठीक है, तो देखिए पहले अपन बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए मैं कंसीडर कर लेता हूं, मान लीजिए आपके पास में लेट a11x प्लस a12y और ये हो गया आपके पास में a13z बराबर b1। एक आपके पास में आ गया a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू आपके पास में b2 आ गया। और थर्ड इक्वेशन में ऐसा लिख लेता हूं a31 प्लस a32 प्लस a33z इक्वल टू b3। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये आपके पास में तीनों इक्वेशन कंबाइंड रूप में सिस्टम कहलाती है। किसका? लीनियर इक्वेशन का निकाय कहलाती है, रैखिक समीकरण का निकाय। क्योंकि तीनों इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है और इन तीनों को यदि अपन साथ में सॉल्व करके ही x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि यदि किसी इक्वेशन में जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उनका मान निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ x, y और z तीन वेरिएबल है, तीन अननोन वेरिएबल है और उनका अपन को मान ज्ञात करना है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपके पास में जो भी समीकरण निकाले इसका हल निकालना है, अर्थात x, y और z की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो देखिए तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ कंडीशन दो है, एक तो आपके पास में होमोजेनियस सिस्टम होता है, एक होता है नॉन होमोजेनियस अर्थात विषमघाती और समघाती। यदि किसी इक्वेशन में b1, b2 और b3 तीनों मैंने जो लिखे हैं ये कांस्टेंट है और यदि ये नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात मैं ऐसा कह देता हूं इसमें नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कहलाता है आपके पास में नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए मैं सेकंड कंडीशन लेता हूं, इफ b1 बराबर b2 बराबर b3 बराबर 0, देन आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, a11x प्लस a12y प्लस a13z बराबर आपके पास में 0 और यहाँ आ जाएगा a21x प्लस a22y प्लस a23z बराबर 0 और इधर आपके पास आ जाएगा a31x प्लस a32y प्लस a33z बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको अपन बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बात सुनिए, अपन जो यहां डिस्कस करेंगे वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समघाती निकाय। समघाती निकाय और इसको बोलते हैं ऊपर वाले को आपके पास में विषमघाती निकाय।
अब देखिए ये तो था आपके पास में कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। अब यहाँ पर अपन को इनका सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं आपके पास में यहाँ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेके चलूंगा और पहले अपन डिटरमिनेंट मेथड की सहायता से इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। ठीक बात। तो ये तो था आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं इसके सॉल्यूशन को लेकर बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सारणिक विधि से। आपके पास में पहला अपन बात कर रहे हैं सारणिकों के प्रयोग से, सारणिकों के प्रयोग से, अर्थात भाई आपके पास में डिटरमिनेंट मेथड। और ध्यान रखना कि जब अपन सारणी के प्रयोग से किसी रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं तो ये मेथड दिया था आपने, क्रैमर नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने दिया था। इसको क्रैमर नियम भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपके पास में पूछा भी जाता है कि 2/2 अर्थात 2 वेरिएबल की कोई इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनका क्रैमर विधि से हल लिखिए। तो देखिए क्या होता है, माना समीकरण निकाय अपन मान लेते हैं, माना समीकरण निकाय आपके पास में क्या है। मैं पहले देखिए आपके पास में 2 वेरिएबल की इक्वेशन लेता हूं, फिर बाद में मैं 3 वेरिएबल की बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास में a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक बात। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए c1 और c2 है वो 0 नहीं ले रहा हूं, अर्थात मैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं। तो इसके आपके पास में के हल क्रैमर नियम से, तो इसके हल होंगे आपके पास में क्रैमर नियम से क्या होंगे वो अपन देखेंगे। पहले मैं आपको सीधा बता देता हूं कि क्या होते हैं, फिर उसका अपन प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो हल होता है वो होता है x अपॉन डेल्टा 1 इक्वल टू y अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा, जहां पर आपके पास में डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। या फिर अपन इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान होगा वो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, क्योंकि मैं इसको और इसको यदि कंसीडर करने जाऊं तो, एंड y का मान होगा आपके पास में डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ये अभी मैं डेरिवेशन बताऊंगा आपको इनका। ठीक है, जहां पर वेयर आपके पास में क्या है कि जो डेल्टा है वो डेल्टा आपके पास में क्या है, इनके कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट की डिटरमिनेंट a1 b1 और a2 और b2, ये हो गया डेल्टा। डेल्टा 1 होगा वो आपके पास में x के कोफिशिएंट को रिमूव करने पर और कांस्टेंट टर्म लेने पर, जहां पर x का कोफिशिएंट है उसकी जगह लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले टर्म आ जाएंगे और ये b1 और b2 एज इट इज रहेगा। और जो डेल्टा 2 होगा वो डेल्टा 2 क्या है, y के कोफिशिएंट अर्थात a1 और a2 तो आएगा, लेकिन यहाँ आएगा आपके पास में c1 और c2। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन आपके पास में, जहां लिख देना आपके पास में डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको ज्ञात करेंगे कि ये आता कैसे है। ठीक बात। तो देखिए सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन की बात करें तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए इनका हल अपन जानते हैं, सिंस अपन ने क्या डिस्कस किया कि जो डेल्टा है वो क्या डिस्कस किया, a1 b1 और a2 और b2, ये अभी अपन ने डिस्कस किया कि अपन ने डेल्टा का मान ये x और y के कोफिशिएंट से जो बढ़ने वाली डिटरमिनेंट है उसको मैंने डेल्टा कहा है। ठीक है, अब मुझे इनके x, क्योंकि मुझे इनका हल निकालना है, हल निकालने का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की। अब देखिए मैं क्या करता हूं, उनको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x डेल्टा होगा वो आपके पास में x इंटू a1 b1 और ये a2 और ये हो गया b2। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मैंने कहा था कि यदि किसी राशि को अपन डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी पंक्ति या स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होगा, न कि प्रत्येक अवयव के साथ। अवयव में प्रत्येक अवयव के साथ में गुणा होता था, लेकिन सारणी में या तो किसी स्तंभ के साथ या फिर किसी पंक्ति के साथ। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि x डेल्टा का जो मान होगा वो आपके पास में a1x, मैं पहले स्तंभ के साथ में करवा रहा हूं, तो ये हो गया b1 और b2, मैंने पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं एक ऑपरेशन लगवाता हूं, देखिए कि c1 की जगह c1 प्लस y ऑफ c2। ठीक है,
तो और आपके पास में क्या लिख सकता हूं कि जो x डेल्टा का मान है वो देखिए C1 की जगह C1 प्लस yC2, इसको C2 को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो ये हो गया आपके पास में B1 इंटू y और ये हो गया A2x प्लस B2 इंटू y और ये हो गया आपके पास में B1 और ये हो गया B2। अब देखिए मैं समीकरण 1 और 2 का यदि मैं प्रयोग करता हूं तो A1x प्लस B1y का मान क्या है C1 और A2x प्लस B2y का मान क्या है C2। तो अब देखिए आपके पास में जो x डेल्टा का मान आएगा वो C1 C2 और B1 और B2 और इसी को अपन क्या कहते हैं डेल्टा 1। अभी मैंने कहा कि जो डेल्टा 1 होता है वो C1 C2 B1 B2 होता है, यही तो राशि आई है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि जो आपके पास में x डेल्टा बराबर डेल्टा 1 इंप्लाइज दैट जो x का मान होगा वो आपके पास में डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा होगा। एक वैल्यू ये आ गई। अब आपको पता चल गया कि डेल्टा क्या है और डेल्टा 1 क्या है। अब आप कहोगे कि ये क्या है आपके पास, ये एक डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट की अपन न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आएगा, ऐसा कुछ इक्वेशन आ सकती है x प्लस 6y बराबर 9 2x माइनस 3y बराबर 6। अब मेरी बात सुनिए, इसमें C1 और C2 की वैल्यू क्या है 9 और 6 है, B1 और B2 6 और -3 और 1 और 2 ये सब आपके पास में कांस्टेंट है और मैं इसका इस डिटरमिनेंट के अंतर्गत रखकर मान निकाल दूंगा और उसको अपन मान को यहां पुट करेंगे तो अपने पास में सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा। अपन 10th क्लास में पढ़ते थे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है या वजन गुणन विधि है, उनकी सहायता से भी कर सकते हैं और ये एक डिटरमिनेंट का बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से अपन शॉर्टकट में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए अगेन आपके पास में क्या करना है, मैं डेल्टा बराबर अपने पास में क्या है A1 B1 A2 और B2, मैं इसको y से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो y डेल्टा बराबर क्या होगा, देखिए y इंटू A1 A2 B1 और B2। ठीक बात। अब मैं इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं इसको इस बार सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं A1 A2 B1y प्लस B2y। अब मैं एक ऑपरेशन लगवाऊंगा कि C2 की जगह C2 या फिर आप ऐसा लिख लो C1x प्लस C2। इस बार मैंने कहा था C1 प्लस yC2 और इस बार अपन को x का कॉम्बिनेशन यहां बनाना है तो C1x प्लस C2। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अपन यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो देखिए क्या आएगा कि y डेल्टा का जो मान आएगा वो आपके पास में A1 A2 और यहाँ A1x प्लस B1y और A2x प्लस B2y और यदि ध्यान से देखें तो ये आपके पास में क्या है A1x प्लस B1y C1 तो ये हो गया y डेल्टा बराबर A1 A2 C1 और C2 और ये क्या है आपके पास में डेल्टा 2 अभी अपन ने कहा था तो ये आपके पास में हो गया डेल्टा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो y का मान आएगा वो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा आएगा, जहां पर आपके पास में जो डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा आपके पास में। ठीक बात। तो ये आपके पास में आ गया जब आपके पास में दो घाती अर्थात 2 वेरिएबल की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है तो उनका हल अपन सारणिक विधि से इस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ये याद रखना है कि हल आपके पास है या तो इसको बोलते हैं देखिए सममित रूप, सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं आपके पास, देखिए सममित रूप, ये याद रखो। तो पहले मैं क्या करूंगा इसका और इसका लूंगा तो डेल्टा 1 इधर गया और एक बार इसको और इसको लूंगा तो ये आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की वैल्यू आ जाएगी। और आपको याद रखना है कि एग्जाम में कि डेल्टा 1 क्या होता है डेल्टा 2, क्योंकि एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है इसकी सहायता से। ठीक है, अब देखिए ये तो अपना सॉल्यूशन हो गया इसकी सहायता से। अब अपने पास में कंडीशन आती है कई प्रकार की कि A1 B1 A2 B2 और C1 C2 में रिलेशन किस प्रकार आते हैं वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आपके पास में जब A1 अपॉन A2, देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन मैं बता देता हूं, 3 कंडीशन होगी।
पहली कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। सेकंड कंडीशन आपके पास में ऐसी भी हो सकती है कि a1 अपॉन a2 है वो इक्वल टू है लेकिन b1 अपॉन b2 लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। और थर्ड कंडीशन ये भी आ सकती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए इन तीनों के लिए अपने पास में कंडीशन क्या क्या होगी, मैं इनको आपको पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हुए समझाऊंगा आगे। हालांकि मैं सीधा लिखवा सकता हूं आपको कि ये आपके पास में संगत होगा, ये असंगत होगा और ये भी संगत होगा, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके यहाँ इसमें वैल्यू रख के दिखाऊंगा कि वास्तव में असंगत आता है या नहीं, या वास्तव में इनके पास में अनंत हल होते हैं या अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए आपके पास में कंडीशन होगी कि जो हल होगा वो आपके पास में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और आपके पास में क्या होगा, संगत होगा और स्वतंत्र होगा। ठीक है, और क्या होगा आपके पास में, स्वतंत्र होगा। और इस कंडीशन में आपके पास में जब ये बराबर नहीं है तो ये आपके पास में होगा असंगत, अर्थात हल संभव नहीं, हल आपके पास में नहीं होगा। और इसका आपके पास में जो हल होगा वो आपके पास में अनंत हल होगा। ठीक है, और आपके पास में संगत होगा लेकिन स्वतंत्र नहीं, लेकिन स्वतंत्र नहीं। अब मैंने क्या कहा आपको, स्वतंत्र नहीं। अब मैंने आपको ये सिर्फ बताया है, लेकिन इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हुए बताऊंगा कि यहाँ ये कंडीशन आ गई इसलिए हल अद्वितीय है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन आई इसलिए इसका अपन हल नहीं निकाल सकते, और यहाँ पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस प्रकार है। तो इस लेक्चर में आपको ये सॉल्यूशन देखना है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी बात करेंगे। और यदि अपन 3x3 की आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, अर्थात 3 वेरिएबल की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आती है तो उनका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे।